नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारी उथल पुथल का दौर है। आगरा की जमीन पर दलित बनाम ठाकुर राजनीति की नई कोपलें फूट रही हैं। अखिलेश यादव पीडीए के अपने हथियार की धार तेज करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। संभल और वक्फ जैसे मुद्दों के बाद बंगाल हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान ये गवाही दे रहे हैं कि 2027 के चुनाव की गाड़ी आखिर किन रास्तों से होकर गुजरने वाली है। ऐसे में यूपी पॉलिटिक्स की आने वाले दिनों की तस्वीर को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कोड काकोरी और कसारी मसारी जैसे बेस्ट सेलर उपन्यासों के लेखक, बॉलीवुड के डायलॉग राइटर, बेहद वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनोज राजन त्रिपाठी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो पहला सवाल तो मेरा यही है, जो सबसे ताज़ी घटना है कि आगरा ने हफ्ते भर में काफ़ी चीज़ें देखी। करणी सेना का वो उग्र प्रदर्शन, खुलेआम गोली मार देने की धमकियां, एक दलित सांसद के घर पर हमला। आप इस पूरे वाक़ये को कैसे देखते हैं? सवाल मेरा ये है कि क्या इस पूरे मामले को दलित बनाम ठाकुर या ये कहें कि सामाजिक न्याय बनाम सामंतवाद की शक्ल देकर अखिलेश यादव क्या अपने पीडीए की धार तेज करने में कामयाब हुए हैं? देखिए, पहली बात तो उत्तर प्रदेश प्रदेश है ही नहीं, ये अपने आप में एक देश है। और मैं इसलिए कह सकता हूं कि 30-32 साल जर्नलिज्म में रह चुके हैं मुझे, तो मैंने पाया है कि किसी भी टीवी या किसी भी अखबार की हेडलाइन अगर होंगी तो उनमें 5 में से 3 हेडलाइन तो जरूर उत्तर प्रदेश की होंगी। ये हो गया उत्तर प्रदेश। और एक राजनीतिक गलियारों में कहावत भी है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। मुख्य बात यह है कि आप एक कैलेंडर तैयार कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के नाम पर। यहां रोज या हर तीसरे चौथे आपको एक मुद्दा मिलेगा, और वो मुद्दा इतना गर्म होगा कि वो अपने आप राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा, इंटरनेशनल मुद्दा बन जाएगा, पॉलिटिक्स का खासकर। और यही वजह है जो मैंने आपसे बात कही कि 5 में से 3 हेडलाइन उत्तर प्रदेश की होगी। अब आते हैं मुद्दे पे रामजीलाल सुमन को लेकर। रामजीलाल सुमन ने बाबर का उदाहरण देते हुए राणा सांगा पर निशाना साधा। अब राणा सांगा पे निशाना साध लीजिए, चाहे औरंगजेब पे निशाना साध लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, एक मुद्दा तो बनना ही है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भीतरी भीतर इस पूरे मुद्दे को पहले सुलगाया, फिर प्रखर होकर मुखर होकर इस बात पर सीधा निशाना बनाया कि राणा सांगा को समाजवादी पार्टी सीधा निशाना बना रही है और औरंगजेब के मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोली। लिहाजा उनको निशाना बनाया गया। आगरा में करणी सेना ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और पहले दूसरे दिन तो वहां उनके घर के पास पुलिस की मौजूदगी में तोड़फोड़ की गई थी बाहर की तरफ। और फिर इसी मुद्दे का समर्थन करने पर बनारस में एक मिश्रा नाम का कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी का, उसको चाकू भी मारा गया। अब इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी शुरू कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में चूंकि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मुख्य प्रतिद्वंदी या विरोधी दल है, अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को जात से जोड़ा। हालांकि ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको जात से नहीं जोड़ा था, उसने भी राणा सांगा के मुद्दे को उठाते हुए इसे ठाकुर का मुद्दा बनाया। और पीछे से मसला वीरता का था, लेकिन मुद्दा ठाकुर का था। इसी ठाकुर को पकड़कर अखिलेश यादव ने दलित का मुद्दा उठा दिया। अब आप अगर गौर करेंगे तो आगरा जो है वो फिरोजाबाद, आगरा, शिकोहाबाद, ये जो पूरी बेल्ट है ये बेसिकली दलितों की एक बाहुल्य बेल्ट है। खासकर जाटों तो यहां पर बहुत ही ज्यादा मिलता है। तो अब करणी सेना के ऐलान के बाद यह माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का सीधा कहना है कि यह भारतीय जनता पार्टी ही करा रही है, उसके स्पॉन्सरशिप में सब कुछ हो रहा है। लिहाजा अब उन्होंने भी तय कर लिया है कि वो आगरा जाएंगे और आगरा जाकर इस मुद्दे के विरोध में खड़े होंगे जाके। एक तरीके से जो पीडीए की उनकी पॉलिटिक्स चल रही है उत्तर प्रदेश में, उसको भी वो इस मौके को इनकैश करने से पीछे नहीं हटना चाहते। ठीक इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी नहीं पीछे हटना चाहती है। तो एक और मुद्दा है, दलित बनाम ठाकुर होकर यह मुद्दा रह गया है। और अगर इसको थोड़ा सा और स्पेक्ट्रम इसका बढ़ा दिया जाए तो ये अगड़ा बनाम दलित फिर एक बार मुद्दा उत्तर प्रदेश में खड़ा कर लिया था। एक बात जरूर करूंगा कि ये इसलिए है
कि लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, उसे विपक्षी दलों ने यह माना कि हिंदू टूट गया है। नीरज जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। 19 अप्रैल की आपने बात की, तो 19 अप्रैल को अखिलेश यादव आगरा जाने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर वो चाहते हैं कि ये हवा बनी रहे, ये आग भड़की रहे, और जो एक नैरेटिव सेट हो रहा है संभल वक्फ के बाद, एक नैरेटिव बदला है, वो बना रहे। मतलब उन्हें अपने फायदे में नजर आ रहा है। ये टूट करता है। अगर आप गौर करें तो जब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो एक हैंड इन ग्लव्स वाली पॉलिटिक्स यहां पे होती थी। मुलायम सिंह यादव जब सत्ता में होते थे तो अयोध्या की तरफ जो भी जाता था, या बाबरी ध्वंस जैसा मसला जब सामने आया तो गोली चली। लेकिन कल्याण सिंह के रहते हुए वो ढांचा ध्वस्त भी हुआ। ये उत्तर प्रदेश में इन दो धुरियों को बहुत सूट करता था, हिंदू बनाम मुस्लिम करके। और दोनों ही नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी के उस दौरान के दोनों ही नेताओं ने इस राजनीति को खूब गरमाया। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी और अप्रत्याशित घटना तब हुई जब कल्याण सिंह ने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई और मुलायम सिंह के साथ जुड़कर दोनों एक साथ एक मंच पर आ गए। वो जो बाबरी ध्वंस के खिलाफ थे, वो जो बाबरी ध्वंस के जिनके समय में हुआ, दोनों ने मंच पे खड़े होकर एक दूसरे के पक्ष में नारे लगाए। ठीक वही हो रहा है, ठीक वही चीज हो रही है उत्तर प्रदेश में। जब तक हिंदू मुस्लिम होता रहेगा तब तक ध्रुवीकरण के नाते भारतीय जनता पार्टी को खूब सूट करता है। समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव को इसलिए सूट करता है कि मुस्लिम के पास इस समय उत्तर प्रदेश में विकल्प कांग्रेस नहीं है, मायावती तो खुद नहीं है, बचती है समाजवादी पार्टी। और पिछले प्रदर्शन भी ले लिए तो इन्हीं दो पार्टियों में राजनीतिक लड़ाई या राजनीतिक प्रतिद्वंदता चल रही है। इसलिए अखिलेश यादव को यह सूट करता है। हां, कोशिश यह है कि अगर इसमें दलित और पिछड़ा टूटे, तो जब धर्म टूटेगा, जातियों में बटेगा, तो मुसलमान के एक तरफा वोटों में, जिसको उत्तर प्रदेश की भाषा में झार वोट कहते हैं और कनपुरिया भाषा में कहते हैं बोरा भर वोट, उस वोट में जब कोई पिछड़ा और दलित का वोट आकर जुड़ेगा तो नेचुरली सीट कन्वर्जन ज्यादा बढ़ेगा। और यही वजह है कि अखिलेश यादव अपने पीडीए वाले इस मसले पे इसको भी पीछे लगाकर एक धार देने में लगे हैं और इसका पूरा फायदा उठाने में भी लगे। इंटरेस्टिंग। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं, कल मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इंद्रजीत सरोज ने जब देवी देवताओं और मंदिर की बात की तो वहां अखिलेश यादव थोड़ा बैकफुट पर दिखे। उन्होंने कहा ऐसे बयानों से बचना चाहिए, इतिहास की बात ना करने की नसीहत देने लगे। क्या अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य के एक्सपीरियंस के बाद क्या ये डर है कि मैं जो दलित बनाम ठाकुर हम जिसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं दलित बनाम बाकी हिंदू ना हो जाए? मंदिर और धर्म की बात करने के चक्कर में थोड़ी सावधानी बरत रहे हैं वहां पे, या ये भी कोई ये डैमेज कंट्रोल है या रणनीति? नहीं, डैमेज कंट्रोल नहीं है, ये एक रणनीति है। वजह बता दूं, अगर आप देख लें कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की 3 बार सरकार केंद्र में बनी, ठीक है, इस बार एनडीए सरकार कहलाती है वो। ये पहली बार आजादी के बाद वो सरकारें बनी है जो बिना मुस्लिम वोटर्स के बनी है। यानी मुस्लिम वोटर्स अब एक पूरे पैकेज में है। उत्तर प्रदेश में कम से कम समाजवादी पार्टी के हाथ में है। मायावती ने भी भीम और मीम का नारा दिया, लेकिन वो नारा सफल नहीं हो पाए। वो मुसलमानों को जोड़ नहीं पाए क्योंकि उनकी पीछे बैक हिस्ट्री एंटी मुस्लिम थी या उनका भाजपा से जुड़ाव माना जाता है। तो देवी देवताओं के मुद्दे पे कभी भी आप गौर कर लीजिए, अगर अखिलेश यादव के विधायक राम मंदिर दर्शन करने नहीं गए, जबकि विधानसभा में सबको जाने को कहा गया, उन्होंने इस पर बयान नहीं दिया कि आप मत जाइए, लेकिन अंदर ही अंदर जोड़ा। उनको यह मालूम है कि हम मुस्लिम राजनीति कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम दलित और पिछड़े की पॉलिटिक्स करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको देवी देवता या राम मंदिर के मुद्दे पर हिंदू को नाराज नहीं करना है, अगड़ों को नाराज नहीं करना है। आप ऐसे ही गौर कर लीजिए, अभी जब वक्फ वाला मसला आया तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने किसी तरीके में क्या हिंदू विरोधी कोई बात कही क्या? राहुल गांधी तो यूं भी वहां से हटी लिए और बोले भी नहीं, लेकिन अखिलेश यादव देवी देवताओं के मुद्दे पर नहीं आते। हाँ, एक बात आपकी जरूर इसमें बिल्कुल सही लग रही है मुझे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से ढोल गवार शूद्र पशु नारी वाला मसला उठा के प्रतियां जलाई, मुकदमा भी हुआ, तमाम सारी चीजें हुई, ये शायद अखिलेश यादव ने बिना स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूं ही आगे नहीं बढ़े होंगे, लेकिन वो प्रयोग असफल साबित हुआ।
लिहाजा इस प्रयोग पर वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो देवी देवता का जब मुद्दा आएगा वो कतई बुराई नहीं करेंगे। जब भी मुद्दा हिंदू आस्था का आएगा वो कतई बुराई नहीं करेंगे। लेकिन मसला जब राणा सांगा के ठाकुर होने पर आ जाता है तो वो मसला रामजी लाल सुमन यानी आकर दलित पे जरूर टिकेगा। एक चीज आपको बहुत आराम से समझाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो लल्लू सिंह जो अयोध्या के सांसद रह चुके हैं 2 बार और इस बार भी चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने एक बयान दिया कि हम संविधान बदल देंगे कि अब की बार 400 पार। बस यहीं से 1-2 और बयान आए, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। वहां पर इस बयान को लेकर यह हुआ कि लगता है आरक्षण को खत्म करने की बात है, संविधान में जबरदस्त परिवर्तन की बात है। इससे वोटर टूटा। वो वोटर जो कभी मायावती का भी हुआ करता था वो टूट के जाए कहां, भाजपा पे जा नहीं सकता, लिहाजा वो सपा की तरफ भागा। पिछड़ा भी आरक्षण के मुद्दे को लेकर सपा की तरफ भागा और नतीजे सबके सामने हैं। उसके बाद से आप गौर कर लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा हिंदूवादी होने की बात नहीं कर रही है, पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लगातार वो सारे काम कर रहे हैं जिससे एक बार फिर दलित, पिछड़ा, अगड़ा सबको मिला के फिर एक बार हिंदू बनाया जा सके और 2027 का जो चुनाव है उस चुनाव को फिर एक बार हिंदू मुस्लिम किया जा सके। कई मामले हैं, चाहे होली में मस्जिदों पर तिरपाल ढकने का मामला हो, चाहे कई जगहों पर जो बुलडोजर चल रहे थे, रहीम नगर, इन सब जगहों में बुलडोजर चल रहे थे, लेकिन पंतनगर की जब बात आती है तो बुलडोजर फिर रुक जाता है। इस तरीके से जब कांवड़िए जाएंगे तो आपको अपने ठेले पर अपना नाम लगाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप मैकू हैं कि मुबीन हैं। तो लगातार यहां पे इस तरीके के मसले सामने आते रहते हैं। वो बयानों में कहते हैं कि अगर कोर्ट की बात नहीं होती तो काशी मथुरा का भी नतीजा कुछ और होता। तो योगी आदित्यनाथ अपनी तरफ से हिंदू कार्ड लगातार खेल रहे हैं। पूरी कोशिश है उनकी कि हिंदुओं को जातियों में न टूटने देकर एक रखा जाए। विपक्ष की कोशिश यानी अखिलेश यादव की पूरी कोशिश है कि ये हिंदू में जाति वाला जहां भी मुद्दा है उस मुद्दे को जरूर गर्म किया जाए, उसको बर्नआउट होने दिया जाए। और यही इसी का एक नया एपिसोड है आगरा। नहीं तो आप क्या फोर्स ही क्या करते हैं, आप क्या देखते हैं? मैं सीधा सीधा आपका एनालिसिस पूछ रहा हूं कि हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स जो कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स की अंगीठी पर 2027 का चुनाव पकेगा या फिर पीडीए का पंचमेल भारी पड़ जाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव योगी आदित्यनाथ के रहते हिंदू मुस्लिम ही होगा। बहुत सीधी सी बात है, क्लियर कट विजन है उनका, क्लियर कट बयानबाजी है उनकी। सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ 2027 तक संभल देख लीजिए ना, संभल देख लीजिए, वहां पर कल्कि का अवतार पैदा होना है। ये बात उन्होंने खुद विधानसभा में कही। एक सीओ लेवल का आदमी, सर्किल अफसर लेवल का आदमी वहां बैठकर मस्जिदों को तिरपाल से ढकने, रंग पड़ना है तो घर से मत निकलो, अगर गुजिया खानी है तो सेवई गुजिया खानी है तो सेवई खिलाना सीखो, ये सारे बयान दे रहा है। और योगी आदित्यनाथ आराम से कहते हैं अरे पहलवान है हमारा अफसर, और पहलवान झूठ नहीं बोलते, वो सच ही बात करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ का नजरिया इस पूरे चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने का ही है। और आपको फिर हफ्ते बाद यहां पे एक एपिसोड मिलेगा ही मिलेगा। आप महाकुंभ, बहुत बड़ा कुंभ हुआ, महाकुंभ में करोड़ों लोग गए, आस्था थी, लोग आते रहे, लोग जाते रहे, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत सुपरहिट था। लेकिन उसकी जो ब्रांडिंग थी, वो ब्रांडिंग हिंदुत्ववादी ब्रांडिंग थी। वहां पर कुछ भी हो रहा था, लेकिन देखिए इतने लोगों की, जितने भी अभी तक घोषित लोग हैं, 35-37 लोगों की डेथ हुई, लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि इसकी ब्रांडिंग को डेंट नहीं होने देना है। बात तो यह भी है कि बंगाल से 2 लोगों की बॉडी मिली जो कुंभ में मारे गए भगदड़ में, लेकिन उनकी बॉडी सिर्फ एक पर्ची के साथ भेज दी गई वापस। वहां के विधायकों ने लेटर लिखा कि आप इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ भेजिए, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं हुई। तो यह सवाल खड़ा होता है कि आप जब पोस्टमार्टम किसी का नहीं करवा रहे हैं, इसका मतलब आप साबित कर रहे हैं कि वो डेथ भगदड़ में नहीं, और भगदड़ में जब नहीं हुई तो मुआवजे की लिस्ट में नहीं आएंगे वो। तो संख्या पर भी वो अडिग रहे, बहुत अलग अलग बयान आते रहे। तो बात कुंभ की नहीं है, इसमें महाकुंभ की आस्था को किनारे रखिएगा। मैं केवल मैनेजमेंट के
फ्लॉरिश करने की बात कर रहा हूं, उसकी ब्रांडिंग करने की बात। तो ये योगी आदित्यनाथ के रहते उत्तर प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुस्लिम पर लड़ेगी, और अखिलेश यादव की कोशिश ये होगी कि मुस्लिम उनके संग इंटैक्ट है, लेकिन थोड़ा सा दलित या पिछड़ा भी अगर उनके साथ जुड़ता हुआ चला जाएगा तो वो सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते हैं। यही उनकी कोशिश रहेगी कि वो अपने पीडीए को लेकर साथ चले, क्योंकि बिना पिछड़ा और दलित यानी बिना हिंदू के वोट के अखिलेश यादव की सरकार केवल मुस्लिम वोटों पर नहीं आती दिखाई दे रही है। लिहाजा वो पीडीए लेना चाहते होंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की स्थिति यही रहेगी कि वो हिंदू बनाम मुस्लिम का ही चुनाव उत्तर प्रदेश में करा। ये बात बिल्कुल सही है कि खाली एक तरफा मुस्लिम वोट भले ही 90-92% तो वैसे भी अखिलेश यादव को मिल रहा है, लेकिन और भी ज़्यादा मिल जाए तो सरकार तो तभी बनेगी जब उसके साथ कोई हिंदू वोट अटैच होगा। एक और मसला है मनोज जी, जो लोग समझना चाहते हैं, अलग अलग तमाम तरीकों पर, तमाम मंचों पर उसकी बात होती रहती है। ये जो दिल्ली वर्सेस लखनऊ की एक फिलॉसफी हम सुनते हैं कि दिल्ली वर्सेस लखनऊ कुछ चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य कभी कुछ बोलते हैं तो दिल्ली वर्सेस लखनऊ हो जाता है, कभी योगी आदित्यनाथ के बारे में अरविंद केजरीवाल कुछ बोल देते हैं, दिल्ली वर्सेस लखनऊ हो जाता है। हाल में संसद के अंदर एक बहस के दौरान अखिलेश यादव ने पूछ दिया, भाई योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ बोलिए, तो अमित शाह ने कहा वो रिपीट होंगे। लेकिन इसके बावजूद लोगों का कहना है कि नहीं, ये मुद्दा जो है दिल्ली वर्सेस लखनऊ का, इसमें काफ़ी कुछ है। आपको क्या लगता है, अमित शाह के बयान के बाद क्या ये मान लिया जाए कि योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द कोई दिल्ली वर्सेस लखनऊ का मसला नहीं है, या फिर इस मसले में कुछ है? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अमित शाह ने स्पष्ट बयान दिया था अखिलेश यादव के लिए कि जाइए आप अगले 25 साल भी पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे, क्या उतनी स्पष्टता, क्रिस्टल क्लियरिटी क्या उनके योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर थी? नहीं थी। अब मैं आता हूं योगी वन गवर्नमेंट में। योगी वन गवर्नमेंट के 2.5 साल, 2.25 साल लगभग गुजर गए थे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के 150 से ज्यादा विधायक विधानसभा में वेल में आकर प्रदर्शन करते हैं। किसके? भारतीय जनता पार्टी के। कई सांसद खरवार, हरीश द्विवेदी बस्ती में, खरवार मिर्जापुर सोनभद्र के पास, कई और विधायक, बलिया वाले विधायक का मैं नाम भूल रहा हूं, ये सारे विधायक अपने अपने विधानसभा और लोकसभाओं में सांसद ये अपने ही कमिश्नर, अपने ही डीएम, अपने ही एसएसपी और कमिश्नर के खिलाफ धरने कर रहे थे। 150 से ज्यादा विधायक वेल में कूद रहे थे, पार्टी विरोधी बयान दे रहे थे। किस आधार पर वो ऐसा कर पा रहे थे? एक दो नहीं था, कोई एक सिंगल के क्वेश्चन नहीं था, 150 से ज्यादा विधायक थे। ये बात आई योगी वन हाफ गुजर जाने पर। यहां से मुद्दा यह शुरू हुआ कि पहले मसला था मनोज सिन्हा और केशव मौर्य में कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा। केशव मौर्य नहीं बने, मसूस में। इसके बाद योगी आदित्य का नाम आगे बढ़ता और योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते। अब रेस शुरू होती है मोदी के बाद कौन, सेंट्रल लेवल पे। तो अचानक आप गौर करें, और ये बिल्कुल सच है, आप बंगाल चले जाइए, आप गुजरात चले जाइए, आप कश्मीर की तरफ निकल जाइए, आप कन्याकुमारी दक्षिण की तरफ निकल जाइए, योगी आदित्यनाथ को लेकर एक चर्चा है। यह चर्चा मूर्त रूप लेना शुरू की तो जो पार्टी लेवल पर या एक बड़े लेवल पर या जनता के बीच में चौक चौराहों नुक्कड़ों पर भी जो चर्चा होती है, तो होता है कि जिस दिन मोदी कुर्सी छोड़ेंगे उस दिन अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन यह बात अब धीमे धीमे फेड आउट और डिसॉल्व होने लगी बिकॉज ऑफ योगी आदित्यनाथ। यहां से यह झंझट आपस में शुरू हुआ, और यह झंझट जो आपस पॉलिटिकल झंझट है, विद इन पार्टी झंझट है सारा, वो जो झंझट शुरू हुआ वो योगी 2 गवर्नमेंट बनने के बाद भी मुसलसल है, जारी है। कितने भी ताकीदों के बावजूद नजूल लैंड का बिल लाया गया, लेकिन ऐन वक्त पर वो बिल, पहली ऐसी हरकत थी जब रोका गया कि इस बिल को रोके, इससे बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। योगी आदित्यनाथ को नजूल लैंड बिल वापस लेना पड़ा। कुकरेल के पास जो रहीम नगर गिराया जा रहा था वहां से वापस लेना पड़ा, जबकि एनजीटी के आदेश पर गिर रहा था। क्लीन गंगा रिवर का जो ऑर्डिनेंस निकला था उस पर चल रहा था, लेकिन बाद में उनको बुलडोजर पीछे खींचने पड़े। ये तमाम सारी चीजें ऐसी होती चली गई, लेकिन उसके बाद
फिर योगी आदित्यनाथ हिंदू कार्ड वाले पे आए, जबकि फिर कह रहा हूं आप गौर कीजिएगा तो आपको 17 और 20 का फर्क समझ में आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में। यहां पे लगातार हिंदूवादी एजेंडा जारी है, लगातार जारी है। और वो टसल जिसकी बात कर रहे हैं हम और आप, वो टसल अभी तक जारी है। हाँ, ये बात सही है कि उसमें केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, एम के शर्मा, ये ए के शर्मा, ये ऐसे जयंत जयंत मैं माफ कीजिएगा, जयंत कह रहा हूं मैं नाम भूल रहा हूं, जतिन प्रसाद, ऐसे ऐसे कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री हैं। दयाशंकर सिंह ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ऐसे कम से कम आधा दर्जन, 1 दर्जन मंत्री हैं जिनको फाइलों पर दस्तखत करने के बाद भी काम नहीं हुए होते उनके। क्यों? मंत्री बनाना सेंट्रल का काम है, मंत्री सेंट्रल ने मंत्री बना के बैठा दिया, लेकिन उस मंत्री को चलाएगा कौन? उस मंत्रालय को एक ब्यूरोक्रेट चलाएगा। वो ब्यूरोक्रेट ऐसा बैठा दिया गया कि वो काम जब मेन हाउस 5 KD जब तय करेगा तो वो काम होगा। ये अंदर की बातें बता रहा हूं मैं आपको, और बड़ी साफ तौर पर बता रहा हूं। तो ये एक बॉटलनेक जैसी स्थिति बनी हुई है। तो इस बात को ये मान लिया जाए कि सेंट्रल, जैसे बीच में एक हवा उठी थी कि योगी आदित्यनाथ बस अब सेंट्रल जाने वाले हैं, अब यहां से उनको भेज दिया जाएगा, मुख्यमंत्री कोई और बनेगा, इस तरीके की बातें होने लगी थी। लेकिन वो टसल अभी खत्म नहीं हुई है। उस टसल का सीधा सा हेडिंग ही है, मोदी के बाद कौन? अब ऑप्शन 2 हो गए, योगी या अमित शाह। इसको लेकर विद इन पार्टी जो झंझट चल रहा है, वो झंझट अभी जारी है। तभी कोई केशव मौर्य आकर कहते हैं कि सरकार से बड़ा संगठन। और आप अमूमन इन लोगों की भाषा देख लेंगे तो अब इनको कीप मम कर दिया गया है कि आप चुप रहिए, अंदर अंदर जो होगा। मुझे लगता है कि 19 तारीख 20 तारीख तक कुछ हमें देखने को मिलेगा, कुछ हमें देखने को मिलेगा। शायद पार्टी पदाधिकारियों को लेकर कुछ देखने को मिलेगा, या कुछ राज्यों से जुड़े हुए तमाम फैसले हैं वो देखने को मिलेंगे। इस तरीके का मुझे लगता है कुछ ना कुछ मिलेगा। तो टसल जारी है नीरज जी, बिल्कुल अच्छी तरीके से जारी है। आपने इंटरेस्टिंग बात कही कि अगले ही कुछ दिनों में हमें कुछ देखने को मिलेगा। वो क्या होगा उस पर हमारी नज़र रहेगी। खैर, हम समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बाद मायावती की भी बात करते हैं। मनोज जी, मायावती बहुत बेचैन दिख रही हैं पिछले कई दिनों से। उन्होंने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया, हटा दिया, फिर वापस ले लिया, उनके ससुर को लेकिन नहीं लिया। कुल मिलाकर अब वापस लेने के बावजूद आकाश आनंद के भविष्य का बीएसपी में कोई अता पता नहीं है। मेरा सवाल आपसे यह है कि पिछले 30 साल की राजनीति अगर उत्तर प्रदेश की देखें तो बीजेपी राजनाथ सिंह या कल्याण सिंह जैसे नेताओं से शिफ्ट हो गई योगी और योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य जैसी अगली जनरेशन पर। मुलायम सिंह की राजनीति साफ तौर पर शिफ्ट हो गई अखिलेश यादव की शक्ल में अगली जनरेशन पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देख लें तो अजीत सिंह की राजनीति शिफ्ट हो गई जयंत सिंह की शक्ल में अगली जनरेशन पर। बीएसपी का कार्यकर्ता, अगर मायावती आज भी ये कह रही हैं अपने मुख्यमंत्री बनने के 30 साल बाद भी कि मैं उत्तराधिकारी कोई नहीं होगा, यानी आने वाले दिनों में कौन बीएसपी का कर्ता धर्ता होगा नहीं पता है, तो आज के दौर में बीएसपी को अगर एक युवा वोटर उसका कोई है तो वो किसमें अपना भविष्य देखेगा? क्या ये उसे कंफ्यूज करना, भ्रमित करना, बल्कि विमुख करने वाली बात नहीं है? देखिए, मायावती कि अगर स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पे अगर आप जाएंगे तो मैं छोटी सी एक बात कहना चाहूंगा। एक बार मैं काशीराम जी का इंटरव्यू ले रहा था, उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा तंबू लगा हुआ था, बस शामियाना था, उसके अंदर वो मीटिंग चल रही थी। मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा था ये जो लोग बैठे हैं ये कहाँ बैठे हैं? मैंने कहा तंबू में। बोले ये तंबू किस पे टिका है? मैंने कहा बंबू पे। उनका बंबू किस पे टिका है? मैंने कहा रस्सी पे। बोले रस्सी किस पे टिकी है? बोले खूटे पे। तो उन्होंने कहा ये खूटा है और मेरा खूटा मेरे बगल में बैठा है, यानी वो मायावती थी। वास्तव में मायावती ने उस पार्टी में जब खूंटा गाड़ा तो काशीराम पर कब्जा किया। परिवार चिल्लाता रह गया, कहता रह गया, लेकिन काशीराम मायावती के साथ ही रहे और मायावती ने उन पर एक तरीके से एक अनदेखा कब्जा कर रखा था। जैसे काशीराम का मिशन था, मायावती ने उसमें एग्रेशन डाला और मायावती ने उसको फंड करना भी शुरू किया। यही वजह थी कि बर्थडे पर तमाम आभूषण, कैश, ये सब लेने की प्रथा शुरू हुई, क्योंकि पार्टी के पास पैसा नहीं था, मिशन था, एग्रेशन नहीं था, फंड नहीं था।
वहां से मायावती ने धीमे धीमे, चाहे बाबूलाल कुशवाहा हो, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, चाहे दीनानाथ भास्कर हो, चाहे साधु सिंह कुशवाहा हो, मैं लिस्ट गिना सकता हूं बहुत लंबी, कि मायावती ने काशीराम के धीमे धीमे सारे आदमी साफ कर दिए पार्टी से और खुद अपनी एक नई पार्टी बनाई। उसमें कैसे लोग नेता बने? जो उनके घर में उनको चाय पिलाते थे, उनका किचन संभालते थे, उनके फोन ऑपरेटर थे, ये वो लोग थे जो आगे चल के कैबिनेट मिनिस्टर तक चले, वो बने। अब यहां से मायावती की पार्टी में पहले था तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। इसके बाद मायावती ने खुद को माइल्ड किया। माइल्ड करने के बाद आया ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। ये एक राजनीति की प्रयोगशाला में मेटल और एसिड को जोड़ने जैसी बात थी, लेकिन उस प्रयोग में मायावती सफल हुई और ब्राह्मण वाली पॉलिटिक्स में इसको सोशल इंजीनियरिंग कहा गया और मायावती एक सफल सरकार लाने में कामयाब रही कि दलितों के साथ उन्होंने ब्राह्मणों को और अगड़ों को भी जोड़ लिया। इसके बाद मायावती का पतन होता है बिकॉज ऑफ सम स्कैम्स, एनआरएचएम और तमाम सारी चीजों को लेके। उनके एक इंजीनियर को मार दिया था उनके विधायक ने, उनके मंत्री ने एक लड़की की हत्या कर दी, तमाम सारे कांड हो गए थे, इसलिए वो चली गई। इसके बाद मायावती ने अपने 150-200 आईएएस आईपीएस ब्यूरोक्रेट्स को सस्पेंड किया पुलिस भर्ती में। बहुत सारे अपने ही 28 विधायकों और 28 मंत्रियों के खिलाफ लोकायुक्त की जांच में कार्रवाई करा दी और जो टिकट बांटने थे, जो रिपीट होने थे, उसमें से 150 टिकट काट दिए। ये मायावती का स्टाइल था। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि बेस क्लियर हो जाए। ये मायावती जब आती है तो पार्टी में एक चेहरा आता है जिसका नाम था सतीश चंद्र मिश्रा। वो अभी भी पार्टी में, वो नहीं गए और आकाश आनंद को उन्होंने बतौर अपना चेहरा चुना। लेकिन मायावती, अगर आप सोचते हैं कि मायावती का भाषण कोई लिखता है, मायावती का प्रेस नोट कोई लिखता है, मायावती क्या बोलेंगी सभा में और क्या बोलेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई लिखता है, खुद मायावती करती है। अच्छा। तो आकाश आनंद को लेके परिवार के भीतर, मैं परिवार की बात कर रहा हूं तो ब्लड रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें कोई सतीश चंद्र मिश्रा भी शामिल है। तो आकाश आनंद का बढ़ता हुआ कद अंदर की मरमरिंग और कानाफूसी में डेवलप होती चली गई, उबलती गई उबलती गई। तो वो आप देखते हैं कि जिस दिन सेटल हो गया तो आकाश आनंद फिर वापस आ गए, फिर कुछ गड़बड़ हो गई तो आकाश आनंद फिर चले गए, फिर आकाश आनंद ने माफी मांग ली। छोटा भाई कहीं नहीं जाता, भले ही उसको कहीं भी ऊपर नीचे करती रहती है। तो मायावती, एक बार मैंने मायावती से पूछा कि आप सोशल मीडिया पर क्यों नहीं आती? उन्होंने कहा हमारा कार्यकर्ता सोशल मीडिया नहीं देखता। मैं आपके इस बात की जवाब दे रहा हूं कि युवा की तरफ पॉलिटिक्स उनकी शिफ्ट क्यों नहीं हो रही है, नेतृत्व युवा क्यों नहीं आ रहा है बहुजन समाज पार्टी में, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो ये मायावती है जहां पे कैबिनेट भी वही है, कार्यकारिणी भी वही है, कोऑर्डिनेटर भी वही है। मायावती ही फैसला करेंगी एक दिन कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। पहले में राजा राम एक आजमगढ़ के हुआ करते थे, 2007-8 की बात कर रहा हूं, वहां के विधायक थे और ये तय हो गया था कि राजा राम मायावती के उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन राजा राम कहां गए ये राम को भी नहीं पता, ये भगवान राम भी नहीं जानते वो कहां गए। तो ये पॉलिटिक्स शिफ्ट तब होगी जब उस पार्टी में खुद मायावती अकेले सोच रही होंगी। मैंने आपसे प्रेस नोट या भाषण या उसकी बात क्यों कही कि एक सोच ऐसी जरूर सामने आ रही है जिसमें सतीश चंद्र मिश्रा भी शामिल है। जिस दिन वो एकाकी होकर सोचना शुरू कर देंगी उस दिन वो बिल्कुल सॉलिड फैसला ले लेंगी। हालांकि अशोक सिद्धार्थ जो उनके ससुर है, उनकी ससुराल, उसको किनारे किया जा चुका है। और वो अशोक सिद्धार्थ जो मायावती के ब्लू आइड बॉय थे, मैंने तो पूरा करियर देखा है अशोक सिद्धार्थ का। आप उनको साउथ भेज दीजिए, कहीं भेज दीजिए, वो काम करते रहते थे। आज अशोक सिद्धार्थ पूरी फैमिली का ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी का सबसे बड़ा विलेन बन गया है। लेकिन चलिए, तो मायावती एक जिद्दी है, मायावती एक हठी नेता है। तो मायावती क्या करेंगी ये मायावती जानेंगी। ठीक वैसे ही कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा ये भारतीय जनता पार्टी जानेगी। पिछले 2014 से मीडिया ने खूब तलाश लिया कि कहां कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कहां कौन प्रधानमंत्री बनेगा, सब कुछ किनारे था। तो मायावती जिद्दी है। हो सकता है आकाश आनंद की तरफ नेतृत्व शिफ्ट हो जाए, लेकिन ये सिर्फ फैसला अगर अकेले मायावती का होगा तो हो जाएगा।
अगर इस सोच में कोई एक कानाफूसी, कोई एक मरमरिंग होगी, तो मायावती तो छोड़ दीजिए, बहुजन समाज पार्टी के टुकड़े होने से कोई रोक नहीं पाएगा। फिलहाल एक प्रोसेस शुरू है। अगर इसको अभी किसी एडिसिव से चिपकाया नहीं गया, आपस के डिफरेंसेस दूर नहीं किए गए, दरारें नहीं भरी गई, तो बहुजन समाज पार्टी आप एक बार फिर टूटती हुई देखेंगे। क्योंकि ये वो बहुजन समाज पार्टी है जो 20 बार टूट चुकी है, लेकिन यहां पे एक छोटा सा कार्यकर्ता फिर खड़ा हो जाता है। और अब हालत ये हो गई है कि जो इनका मुख्य जाटव वोट है वही इनके पास बचा, लेकिन उसमें भी टूटन हो चुकी है और वो भी जा रहा है धीमे धीमे। ये तो आपने काफी इंसाइट दिया हमें बीएसपी और मायावती की पार्टी में जो भी चल रहा है उसे लेकर। अब एक सवाल और है मनोज जी की इत्तेफाक की बात है, ये मैंने जब आपसे बात की इंटरव्यू के लिए तब सोचा नहीं था, लेकिन बाद में ख्याल आया कि अतीक अहमद की हत्या को कल ही 2 साल पूरे हुए हैं। अब अतीक अहमद की जब बात होती है तो आपके उपन्यास कसारी मसारी की बात होती है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मनोज राजन त्रिपाठी का उपन्यास कसारी मसारी अतीक अहमद के गुनाहों का पूरा दस्तावेज है। तो मनोज जी, किताब तो लोगों ने पढ़ ली बड़ी तादाद में, फिल्म कब आ रही है? बस आपने जिस तरीके से कहा है ना, तो कभी कभी माँ सरस्वती कहीं ना कहीं बैठ जाती हैं। तो हो सकता है आज नीरज जी की जुबान पे बैठ गई हो, तो आज उन्होंने ऐसा कह दिया है। चलिए, मैं जोक्स अपार्ट, एक बड़े हाउस से बात चल रही है और उस पर कामकाज चल रहा है। जैसे ही होगा, मेरा यह वादा है कि सवाल आपने पूछा है, सबसे पहले मैं आपको इस बारे में जानकारी दूंगा कि बॉस ऐसा ऐसा हो गया है, और इस मुद्दे पर फिल्म या वेब सीरीज जो भी है वो बस बनने की स्थिति में आ गई है। एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, चूंकि आपने सवाल पूछा, बिल्कुल सही है कि अतीक के गुनाहों का लेखा जोखा है कसारी मसारी, लेकिन सच बात यह है कि यह किताब सिर्फ 54 डेज की कहानी है, 54 दिनों की कहानी है। उमेश पाल की हत्या, अतीक का साबरमती से निकलना और अतीक का मर जाना, बस इतने दिनों की कहानी है ये। तो उसके पीछे की प्लानिंग, उसके पीछे का एग्जीक्यूशन, कहां से पिस्टल आना, कहां से क्या होना, ये सारी चीजें खैर किताब पे क्या बात करें। लेकिन हाँ, आपने जो सवाल पूछा, तो इतना जरूर बता सकता हूं कि एक बहुत बड़े हाउस से इस बारे में बात चल रही है। बात 70% ऊपर पहुंच चुकी है। जैसे ही कुछ होगा मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, सेलिब्रेट करूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। मेरे डेस्क पर कुछ लोग पूछ रहे थे कि गुड्डू बमबाज कहां है, ये मनोज जी को पता है? ये किताब आई है अक्टूबर नवंबर के मिड में शायद, कसारी मसारी। तो आप अगर उस किताब को पढ़ेंगे तो गुड्डू मुस्लिम जो है, ये गुड्डू बमबाज कह लीजिए आप उसको, गुड्डू मुस्लिम तब तक बांग्लादेश में, मेरी किताब में है कि बांग्लादेश में है। और जब फाइंडिंग्स आई है अभी 3 महीने पहले, तो गुड्डू मुस्लिम बांग्लादेश के रास्ते दुबई और दुबई के रास्ते सऊदीया चला गया। तो एंड दिस इज फैक्ट, एंड दिस इज चलिए, ये तो बहुत बढ़िया खबर के साथ साथ हमने मनोज जी की किताब पर, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, तमाम विषयों पर बात की और बहुत ही विस्तार से और गहराई से बड़ी अच्छा इंसाइट हमें उत्तर प्रदेश की राजनीति पर आपसे बातचीत में मिला है मनोज जी। आगे भी चूंकि उत्तर प्रदेश जैसा आपने कहा कि प्रदेश नहीं है, देश है, और हर रोज नई नई घटनाएं यहाँ करवटें लेती हैं, तो आने वाले दिनों में भी हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। आज आपने हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।